सुप्रभात मुलांनो, आज आपण नवीन पाठ शिकणार आहोत. ठीक आहे, तर सगळे छान आणि मस्त आहात असं मी आशा करते. तर मुलांनो, तुम्हाला माहिती आहे हे चित्र कोणाचे आहे? महात्मा गांधी, ज्याला आपण राष्ट्रपिता म्हणतो. बरोबर बच्चों, आपको पता है ये चित्र किसका है? महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वराज्य के लिए उनका बहुमूल्य योगदान हमारे देश में है. तर आज आपण नवीन पाठ शिकणार आहोत. त्याआधी मी तुम्हाला कोणते कोणते स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये कार्यरत करणारे हे होते, जे शहीद लोक जे होऊन गेले ते त्यांबद्दल आपण बघणार आहोत. तर हे कोण आहे? स्वातंत्र्य नाही तर सुभाषचंद्र बोस. कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस. स्वतंत्रता के चळवळ में इनका भी बहुत बहुमूल्य योगदान था. स्वतंत्रतेच्या चळवळीमध्ये यांचंसुद्धा योगदान होते. नंतर आहे भगतसिंग. यांनी सुद्धा स्वतंत्रतेच्या चळवळीमध्ये स्वतःला फाशीवर लटकवून घेतले, म्हणजे यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. स्वतंत्रतेच्या चळवळीमध्ये यांना फाशीची शिक्षा मिळण्यात आली. नंतर हे आहे लोकमान्य टिळक, है ना. लोकमान्य टिळकांविषयी फार कमी लोकांना माहिती आहे, परंतु आज आपण यांचा पाठ शिकणार आहोत. लोकमान्य टिळक. लोकमान्य टिळक हे सुद्धा स्वतंत्रतेच्या चळवळीमध्ये अतिशय झटलेले आहे. स्वतंत्रता के चळवळ में लोकमान्य टिळक इन्होंने अपने वृत्तपत्र द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया. लोकमान्य टिळक, काय नाव आहे यांचे? लोकमान्य टिळक. तर आज आपण नवीन पाठ शिकणार आहोत आणि तो म्हणजे लोकमान्य टिळक. लोकमान्य टिळक हे कोण होते, काय होते, त्यांचे जीवन कसं होतं, त्यांचे कार्य कसे होते, हे आपण या पाठात शिकणार आहोत. लोकमान्य तिलक कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उनका कार्य कैसा था, इस पाठ में पढ़ेंगे. आणि हा जो पाठ आहे, ये जो लेसन आहे, हा स्वराज्य मार्गदर्शन लोकमान्य टिळक यांच्या पुस्तकातून घेतलेला आहे. स्वराज्य मार्गदर्शन लोकमान्य तिलक ये पुस्तक से, ये किताब से ये लेसन का उतारा भाग लिया गया है. तर चला आपण समोर वळूया. लोकमान्य टिळक हे मध्यम उंचीचे, सावळ्या वर्णाचे होते. त्यांचे उन्नत कपाळ होते. विशेष बुद्धमित्येचे निर्देशक होते. त्यांच्या छायाचित्रावरूनही त्यांच्या तेजस्वी स्वभावाची खात्री पटते. देखो, लोकमान्य तिलक मध्यम ऊंची के थे, सावले रंग के थे, ज़्यादा गोरे नहीं और ज़्यादा काले नहीं. उन्नत कपाळ यानी उनका कपाळ ऊंचा था, त्यांचे कपाळ उंच होते. ते विशेष बुद्धिमत्तेचे निर्देशक होते. जिसका कपाल ऊंचा रहता है वो बुद्धिवान व्यक्ति ऐसा निर्देशक किया जाता है. ज्याचे कपाळ उंच असते त्याला बुद्धिवान व्यक्ती म्हणून निर्देशक होते. त्यांच्या छायाचित्रावरून त्यांच्या तेजस्वी स्वभावाची खात्री आपल्याला पटते. छायाचित्रावरून, छायाचित्र याने उनके तस्वीर से, छायाचित्र त्याला म्हटलेलं आहे. उनके तस्वीर से उनका तेजस्वी स्वभाव हमारे ध्यान में आता है. खात्री पट्टी यानी अपने को यानी ये होता है, खात्री यानी ख्याल में आता है. अगदी म्हातारपणी शरीर मधुमेहाने पोखरले गेले असतानाही त्यांच्या मनात उत्साह व त्यांची कर्तृत्व शक्ती कायम होती. मधुमेह याने म्हातारपणी याने बुढेपण में, शरीर मधुमेहाने पोखरले गेले यानी शरीराची झीज होत गेली मधुमेहाने. आता मधुमेह म्हणजे काय? तर डायबिटीज, ज्याच्यामध्ये शरीरामध्ये साखरेचे प्रमाण कमी होते त्याला आपण मधुमेह असे म्हणतो, है ना. तो बूढ़ेपन में उनके शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज़ का शिरकाव हुआ था. उसके कारण त्याच्या असताना देखील डायबिटीज़ होने के कारण भी त्यांच्या मनाचा उत्साह, उनके मन में उत्साह था और कर्तृत्व शक्ति यानी कुछ कर दिखाने की शक्ति जो थी वो कायम थी. ते एकदा कामाला लागले म्हणजे मध्ये विश्रांती न घेता 12-12 तास काम करत असे. वो एक बार अगर काम पर लगे तो कहीं पे भी ना रुकते हुए, विश्रांति यानी रेस्ट ना करते हुए 12-12 घंटे, तास यानी घंटे काम करते थे. एकदा त्यांनी सलग 36 तास काम करण्याचा विक्रम केला होता. एक बार तो उन्होंने सलग यानी 36 घंटे काम करने की पराक्रम किया था. विक्रम यानी पराक्रम किया. त्यांच्याबरोबर काम करणारे लोक थकत अगर कंटाळत, पण त्यांची स्वतःची गिरणी अखंड चालू असे. उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, त्यांच्याबरोबर जे काम करणारे लोक होते ते थकत, कंटाळत, पण मात्र हे काही कंटाळत नसे. जो लोकमान्य तिलक थे उनके साथ काम करणारे लोग थक जाते थे, त्रास आता था उनको. लेकिन लोकमान्य तिलक ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी स्वतःची गिरणी, उनका गिरणी यानी स्वतः का खुद का काम उनका अखंड यानी चालू रहता था.
नंतर बघा मुलांनो, त्यांचा पोशाख चार चौघांसारखा अगदी साधा असे. कपड्यांचा रंग, पोत, शिलाई याकडे त्यांचे लक्ष कधीच जात नसे. उनका जो पोशाक था चार चौघांसारखा, म्हणजे चार लोगों में सादा सिंपल ऐसा उनका पोशाक था. सादा चार चौघों में जैसे पहनते हैं, चार लोगों में जैसे पहनते वैसे सिंपल पोशाक उनका था. कपड्यांचा रंग, पोत, शिलाई याकडे त्यांचे कपड़े के रंग के तरफ, शिलाई की तरफ उनका ध्यान उतना नहीं रहता था. बड़े जाओ, भपका यांकडे ते लक्ष पुरवत नसे. यानी बड़े जाओ यानी ज़्यादा बड़ाई मारना, ज़्यादा बहुत दिखावा करना, वो उनको अच्छा नहीं लगता था. उनका ध्यान, लक्ष्य यानी उनका ध्यान वहाँ पे नहीं जाता था. खाण्याच्या पदार्थातही खाने के ॲटम में, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, आवड नावड अशी कधी ठेवली नाही. यानी खाने में उनको जो मिला वो चुपचाप खाते थे. मेरे को ये पसंद नहीं, वो पसंद, उसको कहते आवड नावड. आवड नावड यानी मुझे वो अच्छा लगता है, वो नहीं पसंद, ऐसे उनका नहीं रहता था. देहयात्रेला म्हणजे देहयात्रेला चालण्याला अन्न लागते म्हणून ते खात असे. देहयात्रा यानी शरीर की यात्रा. शरीर जो हमारा कैसे चलेगा, खाना खाएंगे तो चलेगा. तो ये देह यानी शरीर, ये शरीर को चलाने के लिए वो अन्न यानी खाना खाते थे. टिळकांचा विशेष गुण म्हणजे कड़कड़. उनका विशेष गुण ये था कड़कड़ यानी स्फूर्ति. कोई भी काम करने की उनमें स्फूर्ति थी. या कड़कड़ीच्या पोटी त्यांचा प्रचंड पराक्रम जन्माला आला. और ये कड़कड़ यानी ये स्फूर्ति के कारण ही उनका पराक्रम, प्रचंड यानी बहुत सारा पराक्रम जन्म में आया, यानी हमको आज दिखाई देता है. कॉलेजात शिकत असताना आपल्या देशाची दुःस्थिती त्यांच्या ध्यानात आल्यावर व बुद्धिमान लोकांनी ती पालटण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे हे पटल्यावर त्यांनी देशसेवेचे जे एकदा व्रत घेतले ते अखेरपर्यंत, यानी कि जो देश की स्थिति है वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको चेंज करने के लिए बुद्धिमान लोग जो उनके साथ थे उनको पलटाना, उनके विचार को, बुद्धिमान लोगों के विचार को ये स्थिति सुधराने के लिए उनके मन विचार में परिवर्तन लाना चाहिए. ऐसा उनका आखिर तक यानी अंतिम तक उनका व्रत था. व्रत यानी एक ही उन्होंने ठान लिया था कि देश सेवा हमें करना है. एक ही व्रत उनके ध्यान में था. नंतर आहे, हे व्रत चालवताना दारिद्र्य आले ते स्वीकारले व स्वजनांकडून अपमानही झाला तरी तोही गिळला. ये जो उन्होंने ठान लिया था कि देश की सेवा करना, ये व्रत उन्होंने ध्यान में लिया था और उसके कारण अगर दारिद्र्य यानी कितनी भी गरीबी आई तो भी उन्होंने उसका स्वीकार किया था. स्वजनांना यानी अपने तरफ के जो लोग होते हैं उनका अपमान भी उन्होंने सहन किया था. गिळला यानी सहन कर लेना. तुरुंगात यानी जेल में, तुरुंग यानी जेल. तुरुंगात असताना जाण्याचा अनेकदा प्रसंग आला तरी ते डगमगले नाही. तुरुंग में यानी जेल में जाने का उनको बहुत बार प्रसंग आया लेकिन वो डरे नहीं. डगमगले नाही यानी डरे नहीं. मित्रांचे मन मोडण्याचा प्रसंग आला त्यालाही मान झुकवली. यानी दोस्त लोगों ने उनका मन पलटाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो झुके नहीं. झुकवली नहीं, मान यानी उन्होंने अपना मस्तक, अपनी मान झुकाई नहीं, ऐसे कहा. ज्यांच्यावर त्वेषाने तुटून पडले त्यांच्यावर सहकार करण्याचा प्रसंग आला. ज्यांच्यावर त्वेषाने तुटून पडले त्यांच्याशी सहकार करण्याचा प्रसंग आला. जो उनका द्वेष करते थे उन लोगों से सहकार यानी उनके साथ काम करने का प्रसंग उन पर आया था. तरी त्याला कबुली होती. कष्ट पडले, देहाचे हाल झाले, त्यांची भीती बाळगली नाही. कि कितनी भी उनको तकलीफ हुई, अपने जो उनका द्वेष करते थे उनके साथ काम करने का उनको वक्त आया फिर भी उन्होंने कबूल किया. उसके बाद बहुत कष्ट यानी बहुत काम हुआ उनको. देहाचे हाल यानी देह यानी शरीर, मैंने पहले भी बताई. देहाचे यानी शरीर के हाल हुए, त्याची भीती बाळगली नाही. उसका डर उन्होंने नहीं समझा.
असे खडतर व्रत त्यांनी 40 वर्षे पाळले. हे करत असता त्यांनी अनेक माणसे जोडली. ऐसा व्रत ये सारे काम उन्होंने 40 साल तक किया. नंतर बघा, द्रव्य हातात धरणे हे पाप समजत नसत. द्रव्य याने इथे द्रव्याला पैसा म्हटला आहे. पैसा हाथ में लेना ये पाप नहीं था. प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, है ना. प्रपंची यानी अपना प्रपंच, अपना जीवन चलाने के लिए अपने को सुवर्ण यानी पैसे की ज़रूरत है. ही गोष्ट त्यांना पटली होती. ये बात उनके ध्यान में आ गई थी. पटली यानी उनको समजती थी. तरी द्रव्याचा कचरा उपयोगापेक्षा जास्त जमवण्याचा त्यांनी हव्यास धरला नाही. द्रव्याचा यानी द्रव्य यानी पैसा उपयोग से ज़्यादा कमाने के बारे में उन्होंने कभी हव्यास धरला यानी लालची वृत्ति कभी भी उन्होंने नहीं पकड़ी. केसरीने दिलेला पैसा लोकसेवेतच वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्च होत राही. केसरी यानी उनका एक वृत्तपत्र था. वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था आणि त्यामुळे तो केसरी वृत्त प्रसिद्ध झाल्यामुळे अखेरपर्यंत त्याचा जो पैसा होता त्यांनी देशसेवेमध्ये खर्च केला. पुढील वर्षाची तरतूद काय करायची हा प्रश्न त्यांना नेहमी पडे. और अगले साल कौन सी तरतूद करना है, क्या करना है, कौन सी नई उपाय योजना करना है, इस बारे में वो हमेशा सोचते थे. नंतर आहे, त्यांनी आपल्या मुलावर प्रेम केले पण लाड केले नहीं. वो अपने बच्चों पे प्यार करते थे. प्रेम यानी प्यार करते थे लेकिन उनका लाड नहीं करते थे, उतना ज़्यादा चढ़ाते नहीं थे. मुलांच्या शिक्षणाची अनेक प्रकारे काळजी वाहिली. बच्चों के शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत ख्याल किया. मुलींनाही उत्तम शिक्षण दिले. मुलींना यानी लड़कियों को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दी. वेळ सापडे तेव्हा ते स्वतः शिकवत. जैसे जैसे वेळ सापडे यानी जैसे उनको टाइम मिलता था वैसे वो स्वतः यानी खुद पढ़ाते थे. जेवताना याना खाना खाते समय टिळक अनेक विषयांची माहिती इतकी सांगत की त्यामुळे त्यांना जेवण कमी जात असे. खाना खाते समय वो इतनी बातें करते थे, बच्चों को इतना ज्ञान देते थे कि उनका खाना खाने में ध्यान नहीं रहता था. ही गोष्ट लक्षात येतात जेवताना काही प्रश्न विचारायचे नाही असे त्यांच्या मुलांनी ठरवून टाकले होते. उनके जो बच्चे थे उनके ध्यान में आ गया था कि पिताजी खाना खाते समय बहुत बातें करते हैं और उनका खाने में ध्यान नहीं है. तब वो बच्चों ने अपने पापा को यानी लोकमान्य टिळक को साफ बता दिया कि खाना खाते समय अपन अभी बातें नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे. पत्नीशी त्यांची वागणूक जुन्या वळणात वाढलेल्या प्रेमळ पतीसारखी होती. यानी अब पत्नीशी यानी उनकी बीवी से उनका बर्ताव, वागणूक यानी बर्ताव जूने पद्धत के जो लोग जैसे रहते थे वैसे प्रेमळ यानी सादी सिंपल प्यार से अपने पति जैसे थी. सिंपल प्यार दिखाए, प्रेमळ यानी प्यार से वो अपने पत्नी के साथ रहते थे. जुनी माणसे आपल्या भावना बोलून दाखवत नसत. जुने विचार के जो लोग रहते थे वो अपने भावना, अपने मन के विचार बोलकर नहीं दिखाते थे. त्या त्यांच्या कृतीवरून प्रत्ययाला येते. वो उनके काम के स्वरूप में दिखाई देता है. उनके कृति द्वारा हमें दिखाई देता है. प्रत्ययाला येते यानी उनके कृति द्वारा दिखाई देता है. सत्यभामाबाई टिळक, उनके पत्नी का नाम था सत्यभामाबाई टिळक. सत्यभामाबाई टिळकांची सेवा साध्वीपणाला शोभेशी केली. सत्यभामाबाईंनी टिळकांची सेवा यानी सत्यभामाबाई उनकी पत्नी ने लोकमान्य टिळक की सेवा साध्वीपणाला शोभेशी यानी सारे लोगों को अच्छा लगे इस प्रकार की थी. टिळकांनीही त्यांना कधी काही कमी पडू दिले नहीं और जो तिलक थे उन्होंने भी कभी उनको किसी बात की कमी नहीं जाने दी. टिळक तुरुंगात गेल्यावर जेल में जाने के बाद टिळक जब जेल में गए थे, तुरुंगात गेल्यावर बाई जवळ तपस्विनीच बनल्या होत्या. बाई यानी उनकी बीवी, तपस्विनी यानी उनकी राह देखते देखते तपस्विनी बन गए थे. कोणत्याही संकटात न डगमणारे टिळक, कोई भी संकट में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या में ना डरने वाले तिलक पत्नी के मृत्यु की जानकारी सुनकर एकदम हादरून गेले होते. एकदम वो खच गए थे.
माझ्या जीविताचा एक भाग समाप्त झाला। मेरे शरीर का एक भाग समाप्त यानी ख़त्म हो गया, ऐसे वो बोल रहे थे। ऐसा उन्होंने अपने वृत्तपत्र में लिखा था। दूसरा ही आता समाप्त वो लवकरच समाप्त होईल और दूसरा भाग यानी मैं जल्दी ही ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसे उन्होंने एका पत्रात यानी अपने वृत्तपत्र में लिखे थे। हे सर्व पाहिले म्हणजे रामचरित्राची आठवण होते। ये सारी जानकारी सुनने के बाद राम का जैसा चरित्र था वैसे ध्यान में आता है। सार्वजनिक कार्यात त्यांना पुष्कळशी झुंज घेण्याचा प्रसंग आले। त्यांच्या भावना तीव्र असल्यामुळे त्यांच्या लेखनीतून प्रसंग विशेषी कठोर शब्द निकल जात। यानी सामाजिक कार्य जब समाज में होते थे उस वक्त लोगों की समस्या देखकर, उनका बुरा बर्ताव देखकर वह कठोर शब्द में बातें करते थे, कठोर शब्द उनके मुंह से आता था। लेकिन प्रसंग खत्म होने के बाद लेकिन प्रसंग खत्म होने के बाद एका निष्पाप बालकासारखे ते मृदू बनत। निष्पाप यानी एक छोटे से बच्चे जैसे, मृदू यानी सॉफ्ट बन जाते थे। जी सरळ वागणूक हिंदी माणसाची ती परकीयांशी, यानी उनका जो बर्ताव था जैसे हिंदी आदमी लोगों के साथ था वैसे दूसरे लोगों के साथ भी था। ज्या थोड्या इंग्रजांशी त्यांचा संबंध आला, जितने भी अंग्रेज लोगों के साथ उनका संबंध आया, त्यांना अशी साक्ष दिली की टिळकांसारखा सभ्य गृहस्थ क्वचितच सापडे। उन्होंने जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने बताया कि तिलक जैसा सभ्य और आदमी, साधारण आदमी क्वचितच यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सापडे यानी मिलते हैं। केसरीतून यानी केसरी वृत्तपत्र से, केसरीतून ते जे हल्ले चढवत ते इंग्रज व्यक्तीवर कधीच नसत। यानी केसरी में उन्होंने जो भी अंग्रेज़ लोगों के बारे में वर्णन किए थे वो उनके व्यक्ति पर नहीं आधारित थे, तो उनके राज्य पद्धति के बारे में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज़ लोगों की राज्य पद्धति कैसी होती है। केसरीतून हल्ले चढवते इंग्रज व्यक्तीवर कधीच नसत, तर इंग्रजी राज्य पद्धतीवर असत। व्यक्ती आणि संस्था यांमधला फरक दृष्टीआड होऊ न देण्याला जी संयम शक्ती लागते ती त्यांनी दीर्घ प्रयत्नाने मिळवली। यानी व्यक्ति और संस्था इन दोनों को जोड़कर रखने की जो संयम शक्ति थी वो उन्होंने दीर्घ प्रयास तक जोड़ के रखी थी। टिळकांचे आयुष्य एकंदरीने मोठे यशस्वी झाले यात संशय नाही। तिलक का जो आयुष्य, जो जीवन था वो यशस्वी था, इसमें कोई शंका नहीं। विद्यार्थी दशेत त्यांनी शरीर कमावले व विद्या साधन केले। यानी विद्यार्थी जब वो थे तब उन्होंने शरीर कमावले यानी शरीर और विद्या साधन यानी बहुत विद्या प्राप्त की। विद्या साधन करत असता आयुष्याची इतकी कर्तव्यता काय आहे, और ये विद्या साधन करते वक्त, ज्ञान प्राप्त करते वक्त आयुष्य के बारे में अपने विचार है, क्या अपने कर्तव्य है, ये वो उनको अच्छे से पता था। हे बराबर ओळखूनच त्याप्रमाणे पुढील जीवनक्रमाची त्यांनी आखणी केली कि अपना क्या काम है लोगों के प्रति, अपने को कौन से काम करना है, कौन से कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, वो उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपने जीवन क्रमा की यानी अपने जीवन की एक आखणी, एक उन्होंने प्लॅनिंग कर रखी थी। भावनेच्या भरात तरुण मनुष्य मोठाले मनोरे रचतो। भावनेच्या भरात यानी जैसे जैसे भावना आती है अपने मन में वैसे वैसे अपन बड़े बड़े सपने, मनोरा म्हणजे एक प्रकारे स्वप्ने, बड़े बड़े विचार अपने दिमाग में आते हैं। लेकिन कृती करण्याचा प्रसंग आला ती कच खातो। बड़े बड़े सपने तो कोई भी करता है, लेकिन कृति यानी काम करने का समय आया तो कच खाते हैं, पीछे हटते हैं। अशी स्थिती टिळकांची न होता, अशी स्थिती लोकमान्य टिळक की नहीं थी। संकल्पाप्रमाणे कृती करण्याने, संकल्पाप्रमाणे जैसे संकल्प यानी जैसे उन्होंने ठाना है वैसे ही कृति करना, ऐसा उनका था। त्यांना यश मिळाले, उनको यश प्राप्त हुआ। ज्या शिक्षण संस्थेत
ते शिरले, तिला त्यांनी नावारूपाला आणले। जिस शिक्षण संस्था में जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे उनका उन्होंने नाम लौकिक किया। पुढे मतभेद होऊन संस्था सोडण्याचा प्रसंग आल्यावरही जनता शिक्षणाने त्यांचे ध्येय सुटले नहीं। वो छोड़ने का समय है, वो शिक्षा छोड़ने का समय आया, फिर भी जनता शिक्षणाने यानी कि जो जनता थी उन लोगों ने उनको छूटने नहीं दिया। यानी उनको कैसे कहना है कि जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे उनका नाम भी लौकिक उन्होंने किया था, लेकिन वो संस्था छूटने के बाद जनता शिक्षण यानी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का जो उनका ध्येय था, लोगों को समझाने का, वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। शाळा सोडल्यावर त्यांनी छापखाना व वर्तमानपत्रे हाती घेतली। स्कूल छूटने के बाद उन्होंने छापखाना में काम करना और वर्तमान पत्र प्रसिद्ध यानी जैसे कि छापखाना यानी जैसे कि ये क्या कहते हैं उसे, प्रिंटिंग का काम जहाँ होता है, प्रेस, वैसे ही उसे एक छापखाना कहते हैं प्रेस को। वहाँ पे वर्तमानपत्र तिथे छापल्या जात होते, तिथे ते काम करत आणि ती कल्पना यशस्वी केली आणि जो उन्होंने सोचा था, जो कल्पना की थी, वो उनको यश मिला। त्यांच्या हयातीपर्यंत केसरी हा आपल्या प्रभावाने अग्रेसरच राहिला। जो केसरी वृत्तपत्र उन्होंने निकाला था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अग्रेसर था। मंडालेच्या तुरुंगात अगदी एकाकी असताना त्यांनी तेथील वेळेचा किती सदुपयोग केला। याच काळात त्यांनी गीता रहस्य हा अमोल ग्रंथ लिहिला। उन्होंने तुरुंग यानी जेल में रहने के बावजूद उन्होंने एकाकी यानी एकदम से कम समय का सदुपयोग करके इस काल में गीता रहस्य जैसा अनमोल ग्रंथ लिखा। गीता रहस्य जी पुस्तके त्यांनी लिहिली त्यांतील मतांबद्दल वाद झाले असले तरी त्यांतील अनेक गुणांची स्तुती परपक्षांकडूनही झाली। उन्होंने जो किताबें लिखी थी ना, उनके बारे में लोगों ने बहुत मतभेद व्यक्त किए, यानी किसी को वो पढ़ता था तो किसी ने उस पर टीका भी की, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने लिखना चालू रखा। और कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनके गुण की बहुत स्तुति की, पर पक्षांकडून यानी इतर लोगों की तरफ से उनकी बहुत स्तुति हुई। जनतेचे धुरीणत्व सुशिक्षितांनीच घेतले पाहिजे, यानी जो जनते के धुरीणत्व यानी जो उनके प्रॉब्लम्स है जनते के, वो सुशिक्षित व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों ने ही ध्यान में लेना चाहिए, ऐसे उनके ख्याल थे। ही गोष्ट त्यांना पटली होती, ये उनके ध्यान में आ गया था। ही गोष्ट यानी ये उनके ध्यान में आया था कि सुशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग ही जनता की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे उनके ध्यान में आ गया था। त्यांनी त्याप्रमाणे वागणूक ठेवून स्वीकारलेले धुरीणत्व ही यशस्वी केले। वो ख्याल से उन्होंने काम करना चालू किया और उस हिसाब से धुरीणत्व यानी लोगों की काम करना, लोगों के लिए क्या करना, जो ध्येय उन्होंने रचा है उसको उन्होंने यशस्वी यानी सफल किया आणि ते लोकमान्य झाले और वो लोकमान्य झाले। लोकमान्य यानी लोगों ने मान्य किया हुआ नेता, ऐसे उनका जीवन चरित्र है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों की सब बच्चों को ये पाठ समझ में आया। सगळ्यांना मी आशा करते सगळ्यांकडून की सर्वांना हा लेसन समजलेला आहे। व्हिडिओ समजत असेल तरीही बेटा तुम्हाला हा लेसन चांगल्या प्रकारे रीड करायचा है। बेटा ये लेसन को आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तर आज आपण इथेच थांबू या।